नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखात् भवेत्। भारतीय सज्जन संघ समूह में जुड़े सभी साथी या जो भी इससे परिचित हैं और इसमें जोड़ना चाहते हैं, उनको विशेष रूप से संबोधित करते हुए मैं विगत 2 अक्टूबर 2025 विजयदशमी के दिन भारतीय सज्जन संघ की नींव डाली गई और हमारे अनेक साथी उस समय ऑनलाइन बैठक में जुड़े रहे। तब से लेके अब तक प्रति रविवार हम लोग एक आभासी बैठक करते हैं और उसमें कुछ चर्चाएं हुई हैं। मूल रूप से यह संगठन कुछ अनोखेपन लिए हुए है, तो मेरी रुचि है कि सर्वप्रथम मैं उस अनोखेपन को आपसे साझा करूं। तो प्रथम तो ये है कि सज्जन क्या है, सज्जन कौन है। तो सज्जन की एक सरल सी परिभाषा कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के रूप में जो भी क्रियाकलाप करते हैं, वो सारे के सारे उन क्रियाकलापों को तो जो भी क्रियाकलाप हम जन्म से मृत्यु के बीच करते हैं, इनमें जो पहले अपने प्रति करते हैं उनको आचरण कहेंगे, और जो दूसरों के प्रति करते हैं वो व्यवहार, और जो प्रकृति के साथ या भौतिक पदार्थों के साथ करते हैं वो कार्य। तो इन आचरण, व्यवहार और कार्य से अगर हम किसी अन्य मनुष्य, जीव जंतु या प्रकृति के किसी हिस्से को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, ये और साथ ही कुछ न कुछ हम यही योगदान दे रहे हैं कि उनका हित पोषण भी हो, तो हम सज्जन की कसौटी पे खरे उतर रहे हैं। अब इस तरह के साथी जो इस कसौटी पे खरे होके जी पा रहे हैं या जीने की इच्छा रखते हैं, भले वो पूरी तरह से अभी इस तरह समर्थ नहीं हुए हैं, लेकिन अगर वो इच्छा रखते हैं कि वो इस कसौटी पे खरे होके जीना चाहते हैं, तो ऐसे सभी साथियों का इस समूह में स्वागत है। अब दूसरा अनोखापन क्या है? दूसरा अनोखापन क्या है? इस समूह में जो भी साथी जुड़े हैं वो किसी महत्वपूर्ण एजेंडे पे, किसी वैचारिकी पे वैसा कुछ जीने की जरूरत नहीं है। मूल रूप से हम सभी वैचारिकी को और सत्य को, धर्म को, न्याय को, इसको तो समझेंगे और इन पर जीने की कोशिश करेंगे, लेकिन मूल बात यह है इस समूह की, इस संगठन की, कि हम सभी अपनी आवश्यकताओं, अपनी समस्याओं और अपनी महत्वाकांक्षाओं पे मिलजुल के काम करेंगे। ये अपने आप में इस समूह का सबसे अनोखापन है। आमतौर से संगठन जो है वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति को किसी वैचारिकी पर, किसी मुद्दे पर प्रेरित करके वैसा जीने के लिए प्रेरित कर देते हैं, और उस व्यक्ति जो उसका कार्यकर्ता है उस संगठन का, उसकी निजी आवश्यकताएं, समस्याएं, महत्वाकांक्षाएं, उनकी कोई महत्ता नहीं होती, और वो फिर दोहरा चरित्र जीने को विवश हो जाता है। इसमें ढेर सारी ऊर्जा उस मनुष्य की, उस व्यक्ति की क्षरित होती है, द्वंद्व चलता रहता है। तो इस दोहरेपन में जीने के लिए जो विषप्त है, ऐसा मनुष्य कुछ जो भी करता है वो बड़ा अच्छा नहीं होता, और इसमें एक बड़ी आंतरिक ऊर्जा ह्रास भी होती है। तो इसलिए इस ढंग से जीने की ज़रूरत है कि क्या हम अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी समस्या और अपनी आवश्यकताओं को साझा कर सकते हैं। जैसे ही ये साझाकरण होता है तो इसके दो बड़े फायदे होते हैं। एक तो फायदा ये होता है कि हम नकारात्मक और जो स्वेच्छाचारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उन पे स्वतः ही अंकुश लग जाता है। दूसरा क्या है कि जब हम अपनी शक्ति को आंकने जाते हैं तो हमारी शक्ति ऐसी नहीं है कि हम अपने हिस्से की एक रोटी जो हमें अभी खानी है वो भी बिना दूसरे के श्रम के केवल अपने अकेले श्रम से खा सके, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है। और अब जब हमें अपनी तमाम आवश्यकताओं, अनेक समस्याओं और अनेक
महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करनी है, तब तो निसंदेह दूसरे मनुष्यों, दूसरे साथियों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम अभी तक समाज में योग्यता के जो सटीक मानदंड हैं उनको एक तरह से भूल चुके हैं। तो वर्तमान में सबसे कठिन काम है कौन व्यक्ति किस योग्यता की, किस स्वभाव का, किस मन और मानस का है, कैसा उसका चित्त है, ये हम नहीं जान पाते। मनुष्य के पूरे स्वरूप को भी हम नहीं समझते। हमारी शिक्षा का जिसका जो हमारे ज्ञान का मूल स्रोत है, उस शिक्षा में मानव व्यक्तित्व का कोई पाठ्यक्रम नहीं है। मानव व्यक्तित्व को कैसे जांचना परखना, इसकी कोई हमारे पास पाठ्यक्रम या विषय है ही नहीं। तो इस तरह से जितना भी हम जानते हैं बहुत थोड़ा जानते हैं, और सच ये है कि हम 2500 साल 50 साल एक व्यक्ति के साथ जीते रहें, फिर भी उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाते। और बहुत दिनों बाद पता चलता है, जब उसके साथ आप जीवन जीते हैं सहजीवन में, तब पता चलता है अरे इसमें तो ये भी कमी है। कमियां तो मनुष्य में है ही, वो कोई विषय नहीं है महत्वपूर्ण, कमियां तो रहती ही हैं। लेकिन मूल बात है कि जिसकी जो योग्यता है, जिसके अंदर जो समझ है, कौशल है, वैसा कार्य करने में उसको नियोजित किया जाए, उसको लगाया जाए, और इस तरह से जो परस्पर निर्भरता और पूरकता से हमारे सह संबंध हैं, हमारा सामाजिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, वो प्रगाढ़ बने और हम सुखपूर्वक जी पाए, जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। हमारे हमारे क्या, सभी मनुष्यों के जीवन की जो मूल चाहना है वो निरंतर सुखपूर्वक जीना है। और सुखपूर्वक जीने को केंद्रित करके जब देखते हैं तो सुख कहाँ से है हमें, तो जीवन के उद्देश्य तय करने में जाएंगे तो अपने जीवन का पोषण करना, उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, और सत्य को जानना और सत्य को जीना, ये मूल 5 जो हैं, ये ऐसे मूल स्रोत हैं जहां से हमें सुख मिलता है। और अगर इसके अतिरिक्त हम इधर उधर भटकते रहते तो ये केवल भटकाव है। वस्तुतः इन्हीं तमाम सारी चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने पिछले उसमें करी है, विशेष रूप से अपने आप को, अपने स्वरूप को समझने में उस पे मूल रूप से केंद्रित हुए हैं। तो आज एक बार पुनः हम अपने स्वरूप को समझने की थोड़ी सी संक्षिप्त में चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। मनुष्य मूलतः पंच तत्वों से निर्मित है, और वो पंच तत्व जो हैं, जिनको धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि कहा गया है, ये मूल रूप से धरती पर उपलब्ध हैं। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में भी अगर देखें तो इनका स्वरूप क्या बनता है। धरती ठोस है, इसको सघन तत्व कहेंगे। जल है, वो द्रव तत्व है। तीसरे नंबर पे वायु है, वायुमंडल है धरती के चारों ओर, तो वो जो है गैसीय अवस्था का पदार्थ रूप है। अब इसके बाद ऊष्मा, प्रकाश, और मूल रूप से वो ऊर्जा का ही स्वरूप है, तो ऊर्जा हो गई। और फिर अंत में जिसको अग्नि कहा गया, और अंत में फिर आकाश जिसे कहा जा रहा है, वो अंतरिक्ष है, स्पेस जिसको कहा जाएगा। तो इस तरह से पूरे ब्रह्मांडीय जो पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों से ही हमारा अस्तित्व बना है। इसीलिए जो वैदिक परंपरा का ज्ञान है, उसमें जो है अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन 5 कोशों की बात करी जाती है। और इन्हीं 5 कोशों को मैंने भी अपने अध्ययन में सटीक पाया है। बस जो मूलभूत अंतर है वो क्या है कि मैंने इसे थोड़ा और अस्तित्व के, सृष्टि के पूरे स्वरूप को सरलता से समझने की दृष्टि से मैंने इनको सघन कोश, तरल कोश, विरल कोश, ऊष्मा या ऊर्जा कोश, और फिर आकाश कोश या नभ कोश, अंतरिक्ष कोश, तो इस तरह से करके 5 कोशों को उन पंच महाभूत ब्रह्मांडी तत्वों से जोड़ने की दृष्टि से ऐसा मैंने कह दिया है। तो ये जो 5 कोश हैं, इन 5 कोशों का स्वरूप हमारे अंदर किसी विलयन की तरह घुल मिल नहीं गया है कि पानी दूध की तरह एकाकार हो गया है, बल्कि ये मिश्रण की तरह है। तो ये जो 5 मूल मौलिकताएं हैं वो अपना स्वरूप लिए हैं। इनको हम क्रमशः शरीर, मन, चित्त, मानस और आत्मा, इन 5 स्वरूपों में समझ सकते हैं। तो अभी जो
मैंने इन प्रश्नों को लेके मैं अपने अध्ययन यात्रा में गया। ये सन 2006 के आसपास की बात है कि मेरे मन में ये गहरे से ये प्रश्न उठे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, कैसे। तो इसका कहीं ठीक किसी ग्रंथ से, किसी पुस्तक से, किसी व्यक्ति से उत्तर न मिलने पर मैं ध्यान चिंतन में चलता रहा निरंतर, और उसका परिणाम ये हुआ कि 3-4 सालों का सघन ध्यान और चिंतन मनन करने से कुछ कुछ चीजें धीरे धीरे आती रही। और ये जो इतनी लंबी यात्रा हुई है, 18-19 वर्ष की यात्रा के उपरांत, आज मैं ये कहने में सक्षम हूँ कि मानव जीवन का उद्देश्य अपने जीवन या अपने पूरे अस्तित्व शरीर सहित 5 कोषीय अस्तित्व का पोषण करना, संरक्षण करना, संवर्धन करना और सत्यान्वेषण करते हुए सत्य का अनुभव करना। ये मूल 5 जो है तथ्यों के ऊपर निर्भर जीवन का उद्देश्य है मनुष्य के। अब अगर देखिए तो ये जो 5 कोष अभी चर्चा किए हम लोगों ने, इन 5 कोषों में 5 मूल समस्याएं हैं। और ये 5 ही क्यों हैं, इसके पीछे जब मैं अध्ययनरत था तो उसमें ध्यान इस पे गया कि मनुष्य के हाथों में ये 5 उंगलियां क्यों होती हैं, और एक में नहीं दोनों में होती हैं, फिर पैरों में भी होती हैं, और फिर सभी मनुष्यों में होती हैं। इसके पीछे का कोई कारण है क्या? फिर ध्यान गया कि नहीं, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये भी 5 ही हैं। तो इनका संबंध भी सीधे सीधे 5 महातत्वों से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 का जो संयोग आ रहा है, ये संयोग मात्र नहीं है, ये एक सिद्धांत है। तो मनुष्य के संदर्भ में ये जो 5 कोष हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका एक बहुत ही गहरा अंतर संबंध है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो मुझे, जब मैंने अपने अध्ययन में था, तो वहां एक और रोचक तथ्य मिला, और वो तथ्य था कि इन 5 कोषों की अलग अलग जैविक समस्या है। तो शरीर की, यानी पहले कोष की समस्या है उसकी भूख की। पहले कोष में भूख है, और भूख का समाधान करने जाते हैं तो पोषण जो है वो पहली आवश्यकता तय होती है। फिर दूसरे कोष मन में भय है, भय का समाधान करने जाते हैं तो संरक्षण की दूसरी मूल आवश्यकता पड़ती है। और फिर उसके आगे जब बढ़ते हैं तो जो चित्त है उसमें बुद्धि है, बुद्धि इच्छा पैदा करती है, ज्ञानार्जन करती है, और ज्ञान से इच्छाएं पैदा होती हैं। और इच्छाएं जो हैं उनकी पूर्ति के लिए हमें भोग करना जरूरी हो जाता है। इसलिए जो तीसरी समस्या है चित्त की, वो है भोग। जब भोग करने हम जाते हैं तो संवर्धन की आवश्यकता पड़ती है। चौथे कोष में समस्या के रूप में भ्रम है, मानस में। चौथा कोष मानस हुआ सामान्य भाषा में। पहला शरीर हुआ, दूसरा मन, तीसरा चित्त, और चौथा मानस। मानस में प्रज्ञा ज्ञानार्जक क्रिया है, और प्रज्ञा जो है जब जागृत होती है, उससे पहले तक हम भ्रम में जी रहे होते हैं। प्रज्ञा जब जागृत होती है तो भ्रम का समाधान करके हम सत्यान्वेषण के द्वारा सत्य बोध करते हैं। तो इस तरीके से चौथा जो कोष है उसकी समस्या है भ्रम, और आवश्यकता है सत्यान्वेषण। और 5वां कोष जिसको आत्मा कहा, उसमें जो समस्या के रूप में है वो भटकाव है। और जब सत्यान्वेषण के उपरांत सत्यबोध होता है तो फिर सत्यानुभव करने की उसमें मूल चाहना है, तो वो फिर भटकाव मिट जाता है, और सत्य को जीना, ये मूल रूप से आत्मा की मूल आवश्यकता हो जाती है। तो यूं करके देखा जाए तो 5 कोष, 5 मूल समस्याएं और 5 मूल आवश्यकताएं। अगर इन चीजों के क्रम और इनका जो अंतर संबंध है इसको ठीक से समझ लिया जाता है तो पूरे मनुष्य के जीवन को सुखमय जीने का एक सुंदर सा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और फिर हम सभी इसी विषय को केंद्रित करके निरंतर आगे संवाद करने वाले हैं। आप सभी सज्जनों से मेरा निवेदन है कि इस गहरे किंतु आत्मबोध जो स्वयं के बारे में है, और जब तक स्वयं नहीं होगा, सुनी सुनाई बातों पे केवल सूचनात्मक ज्ञान मिलता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप सुनिए कि हिमाचल प्रदेश में एक बस खड्डे में गिरी,
और खाई में गिरी और 85 लोग मर गए। अब ये सुनने के बाद आते तो हैं, लोगों से चर्चा तो करते हैं, लेकिन शाम का भोजन चैन से करते हैं आप सुखपूर्वक, उसमें बाधा नहीं आती। लेकिन अगर आप स्वयं जा रहे हैं और आपके सामने ही एक बाइक से चलने वाला व्यक्ति गिर जाए और उसका पैर दब जाए और वो खून बहे और देखें आप, तो शाम को जब भोजन करने चले और वो दृश्य आपको याद आ जाए तो हो सकता है आप थाली छोड़ दें। तो सूचनात्मक ज्ञान और अनुभवात्मक ज्ञान में ये बड़ा अंतर है। जब स्वयं हम उसका अनुभव करते हैं तो वो हमारे गहरे बैठता है, लेकिन सूचनात्मक ज्ञान वो हमें हमारी अवधारणाओं को उस तरह स्पष्ट नहीं करता जब तक कि उसमें गंभीरता से स्वाध्याय नहीं किया जाए। तो अभी जो हम जिस ज्ञान से गुजर रहे हैं, मैं यहाँ एक और रोचक तथ्य बता दूं कि ज्ञानार्जन की विधियां भी हमारी 5 हैं। पहले हम अपने 5 ज्ञानांगों से पूरी भौतिक जगत की सारी इकाइयां, अस्तित्व जो हैं, उनको पहचानते हैं। ये काम मनुष्य भी कर रहा है और ये काम आपके जंतु भी कर रहे हैं। तो 5 ज्ञानांगों से पहचानने का, आंख से हम रूप को पहचानते हैं, नाक से हम गंध को पहचानते हैं, कान से हम ध्वनि को पहचानते हैं, जीभ से हम स्वाद को पहचानते हैं और त्वचा से हम स्पर्श को पहचानते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से ये क्रियाएं होती हैं, लेकिन ये जो क्रियाएं घटित होती हैं वो मूलतः बुद्धि के सहारे होती हैं। और बुद्धि चित्त की ज्ञानार्जक प्रक्रिया है। थोड़ा बुद्धि को भी समझ लेते हैं। बुद्धि में भी 5 प्रक्रम होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं अंतर्निहित। तो पहले में अवलोकन होता है। अवलोकन ऐसे जैसे कि आप एक पेन ड्राइव जो है किसी कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगाते हैं तो एक क्लिक साउंड आता है, वो साउंड अवलोकन का है। हम कोई रूप देखते हैं तो वो रूप हमारे अंदर स्मृति कोश में जाता है और उसकी छवि वहां पहुंचती है। तो पहली जो सूचना है ना, वो प्रथम सूचना जो है वो अवलोकन है। फिर वो पूरे स्वरूप को, पूरे रूप को अंदर सुरक्षित किया जाता है। ये चित्रण हुआ दूसरे नंबर पे। पहला है अवलोकन, दूसरा है चित्रण। फिर पहले से जो स्मृति कोश में चित्रण पहले से स्थापित है उनको जागृत किया जाता है, ये स्मरण की क्रिया है तीसरे नंबर पे। और फिर क्या होता है, उनकी तुलन, आपस में तुलना होती है। और इधर आपके कंप्यूटर, लैपटॉप में अगर आपने पेन ड्राइव लगाया है तो वहां भी ये घटित हो रहा है। वहां भी चित्रण होता है। पहले तो अवलोकन हुआ, फिर चित्रण हुआ, फिर स्मरण होगा, स्मरण हुआ, तुलन होगा। तुलन के बाद ही एक संदेश आता है आपके स्क्रीन पे, लैपटॉप के या डेस्कटॉप के, कि सिस्टम फाउंड ए न्यू डिवाइस। आपके कंप्यूटर ने, प्रणाली ने एक नए उपकरण को पाया है। अब थोड़ी देर बाद फिर अंदर प्रोसेसिंग चालू रहती है, प्रक्रिया चालू रहती है। और फिर निष्कर्ष के रूप में अंतिम 5वां जो प्रक्रम है इस बौद्धिक प्रक्रिया का, वो है निष्कर्ष। फिर निष्कर्ष आता है और निष्कर्ष में फिर स्क्रीन पे एक लिख के संदेश आता है, योर डिवाइस इज रेडी टू यूज। आपका उपकरण अब प्रयोग के लिए तैयार है। तो ये प्रक्रिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर में प्रयोग की जा रही है, ये आपकी बुद्धि का है। और इसे समझिए, हम ज्ञानार्जन करते समय भी यही करते हैं। हम अगर ध्यान से देखेंगे तो यही प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे जिस हो, चाहे रूप का अवलोकन, स्मरण, अवलोकन, चित्रण, स्मरण, तुलन और निष्कर्षण हो, और चाहे किसी अन्य चीज का हो। तो ये 5 तरीकों से, 5 ज्ञानांगों से हम पहचानने का पहला तरीका है ज्ञान पाने का। दूसरा तरीका है कि आप देखिए, सारे शिशुओं को देखिए, चाहे मानव शिशु हो चाहे जंतु शिशु हो, वो अपने वरिष्ठों को, अपने सहजीवी को देखकर वैसा ही करते हैं। जैसे मानव शिशु है, आप शेविंग कर रहे हैं, शेविंग ब्रश दाढ़ी में लगाने के बाद आपने नीचे रखी, घुटनों के बल चल के बच्चा आता है और वैसे करने लगता है। किसी ने उसको प्रेरित नहीं किया था। ये नकल की अभिवृत्ति है, इसे अनुकृत्य अभिवृत्ति कहेंगे। और ये अनुकरण और अनुसरण, ये दूसरा तरीका है। ऐसे ही जानवरों के साथ भी होता है। हाथी का बच्चा छोटा सा तमाम हाथी के झुंड के बीच में खड़ा है और हाथी जो है मांस से घृणा करता है, और मांस से घृणा करने के कारण वो किसी मांसाहारी को जब मांस खाते देखता है तो उसको भगाता है।
और फिर अपने पैरों से मिट्टी खोद के और उस लाश को ढकता है, जो शव पड़ा है जानवर का उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। तो ये प्राकृतिक रूप से वो बच्चा वहां देख रहा है स्वाभाविक रूप से, और ये प्रकृति उनके अंदर है, तो वो छोटा बच्चा वैसे देख के अपने बुजुर्ग को वैसा ही करेगा आगे चल के। तो ये सहज वृत्ति सारे मनुष्य और जंतुओं में पाई जाती है कि अपने पूर्वज सहजीवियों को देख देख के वो ढेर सारे कौशल वैसा करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है दूसरा तरीका है अनुसरण और अनुकरण का। अब तीसरे तरीका जो है वो भाषा से जुड़ा हुआ है। इसी बीच जंतुओं में तो उतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मनुष्य में एक बड़ी विलक्षण सामर्थ्य है, और वो विलक्षण सामर्थ्य ये है कि उनका उच्चारण तंत्र बड़ा विकसित है, और जो कपाली आयतन है मस्तिष्क का, वहां पे एक बढ़िया सा 1500 सीसी वाला लगभग आकार है मस्तिष्क का, और उसमें जो है बहुत जटिल विकास हुआ है मस्तिष्क का। इतना जटिल विकसित मस्तिष्क दूसरे किसी प्राणी का नहीं है, इसलिए भाषा जो है वो मनुष्य के पास ज्यादा समृद्ध है दूसरों की अपेक्षा। लेकिन बोलियों के सहारे, छोटे छोटे शब्दों के सहारे बहुत सारा जो संवाद है, विचार विनिमय है, वो कर पाते हैं। अभी तो मधुमक्खियों के बीच जो आपसी तालमेल रहता है, वैचारिक आदान प्रदान होता है, वो नृत्य के माध्यम से होता है। और इस पे तो एक नोबेल प्राइज दिया गया है एक विद्वान को कि उसने पूरे मधुमक्खियों के विचार विनिमय की प्रक्रिया को बड़ा विस्तृत अध्ययन करके दिया है। तो ये जो तीसरा तरीका है ये भाषा आधारित है, वो सांकेतिक भाषा हो या ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके उसके द्वारा संदेश प्रेषण का तरीका हो। बताते हो तो ये भी है, बड़ी रोचक बात है कि जब रेगिस्तान में ऊंट आदि, जिराफ आदि किसी बबूल के पेड़ पे पत्तियां खा रहा होता है, तो वो इतना संवेदी होता है कि वो तुरंत अपने दूसरी शाखाओं को संदेश भेज देता है, और वो फिर उसमें कसैलापन आ जाता है, स्वाद बदल जाता है पत्तियों का। तो थोड़ा बहुत तो कम्युनिकेशन वहां भी है, लेकिन वो भाषा के सहारे नहीं है, ध्वनि के सहारे नहीं है, वो मूलतः चूंकि एक दूसरे से शाखाएं जुड़ी हैं तो उसके माध्यम से है। तो जंतु में ये प्रगाढ़ रूप से है, वनस्पति में ये अल्प मात्रा में है और वो सीमित है, एक सीमा है उसकी। मनुष्य में ये बहुत अच्छे से हो पा रहा है। तो ये जो तीसरा तरीका है भाषा आधारित, इसको मैं सूचनात्मक ज्ञान अर्जन कहता हूं। सूचना, जैसे किसी ने खबर दे दी आपको, समाचार सुनते हैं वो सूचना है, कोई आता है वो बताता है आपको ऐसा हुआ, हम क्या कर रहे हैं अभी, आज क्या करते हैं, वो आप चाहे प्री प्राइमरी में भेजें, चाहे जो है पीएचडी करने के लिए किसी बच्चे को भेजें, अब क्या करा रहे होते हैं दर्शक, कुछ नहीं करा रहे होते, दूसरे मनुष्यों के ज्ञान को उस मानव शिशु में डाल रहे होते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये ज्ञान केवल सूचनात्मक है, इससे बहुत सारी अवधारणाएं स्पष्ट नहीं होती। हाँ, जिन जिन अवधारणाओं पे वो व्यक्ति स्वयं ध्यान देता है तो वो अवधारणाएं स्पष्ट भी हो जाती, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं वहाँ। तो ये ज्ञानार्जन की तीसरी विधि है। चौथी विधि में क्या है कि जब पहली बार आप इन तीनों विधियों से जो ज्ञान आपने पाया है उस ज्ञान को किनारे रखकर और थोड़ा उदार भाव से, एकदम नएपन के साथ, बिल्कुल ही उस चीज को नए तरीके से समझना शुरू करते हैं, तब दर्शन और विज्ञान की वहीं से नींव पड़ती है, वहीं से वो दार्शनिक दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टि पनपती है व्यक्ति में। और फिर वो स्वाध्याय चौथा तरीका है जिससे मनुष्य स्वयं ही अवधारणाएं बनाता है और स्वयं ही उन अवधारणाओं की गहराई को समझ के और किसी भी प्रकृति के अस्तित्व को या प्रकृति की इकाई को मौलिक तरीके से समझता है। और यहाँ से फिर ज्ञानार्जन के दो तरीके, एक वैज्ञानिक विधि और एक दार्शनिक विधि पनपती है। और आज भी हमें देखिए, हमें जो सत्य ज्ञात होता है वो दो ही विधियों से होता है, या तो विज्ञान के माध्यम से होगा या दर्शन के माध्यम से होगा। विज्ञान प्रामाणिक है, विज्ञान प्रमाणों पे और साक्ष्यों पे ज्यादा निर्भर करती है, इसलिए वो वही सबसे ज्यादा सर्वमान्य है हमारे बीच। लेकिन दर्शन भी कहीं कम नहीं है, दर्शन भी तर्क आधारित है और वहां भी बहुत ही गहराई से चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो ये चौथे तरीके में जो हम स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञानार्जन करते हैं, सत्यान्वेषण करते हैं, ये चौथी विधि है ज्ञानार्जन की। अब पांचवी और अंतिम विधि, उसको बोध कहेंगे, उसकी संज्ञा है बोध। अब ये बोध क्या है?
बोध एक बिल्कुल ही अद्भुत तरीका है। और ये विशेष करके उन सभ्यताओं में, उन संस्कृतियों में देखने को मिलता है जहाँ पे जीवन के अनुकूल ढेर सारी प्राकृतिक परिस्थितियां रही हैं। जहाँ इसकी अनुकूलता नहीं रही, वहाँ पे वहाँ के मनुष्यों की संस्कृति में ऐसा नहीं हो पाया है। ये उनका दुर्भाग्य है। लेकिन भारत सहित कई ऐसी सभ्यताएं रही हैं, ऐसी संस्कृतियां रही हैं जहाँ पे प्रचुर मात्रा में प्रकृति जीवन निर्वाह के लिए जो भी अमूल आवश्यकताएं हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करती रही है। भारत में तो 6 ऋतुएं हैं और प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर जो है मैदानी हिस्सा है, वनस्पतियां हैं, तो यहाँ जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। तो ऐसे सरल जीवन के कारण फिर वहाँ का मनुष्य थोड़ा सा फुर्सत से कुछ गहरी चीज़ों पे विचार करता है। और अगर वो मूल रूप से शाकाहारी है तो और अच्छा इसमें काम बनता है। तो अपने यहाँ उन तमाम मुद्दों पे गहराई से विचार किया गया है और उसके आधार पे एक बोध की प्रक्रिया है जो अगर मूल रूप से देखा जाए तो अष्टांग योग दर्शन में पतंजलि ने जो मूल विधि को कहा है, और वो क्रमशः 8 अंग माने जाते हैं। सबसे पहले यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि वो अवस्था है जहां मनुष्य अपने चित्त यानी तीनों कोशों तक की स्थिति की को किनारे रख देता है, परे चला जाता है वहां से, और जो भौतिक जगत है उससे परे जाके, क्योंकि मनुष्य पूरी सृष्टि में जो भी है वो प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है, सर्वश्रेष्ठ कृति है, और आधुनिकतम भी कहा जा सकता है, सबसे अंतिम भी कहा जा सकता है कि ये अभी सर्वाधिक विकसित भी कहा जा सकता है। तो मनुष्य में प्रकृति के, सृष्टि के सारे तत्वों में होकर यहाँ तक विकास आया है। इसलिए जब मनुष्य अपने उस एकात्म तत्व से जो सारा अस्तित्व से एकात्म हो जाता है, वैसी अवस्था में पहुंचता है, तो जिस चीज पे ध्यान देता है वह चीज उसे स्पष्ट हो जाती है। ये मूल रूप से बोध का तरीका है जो समाधि से होता है। लेकिन ऐसा भी परंपरा में देखा गया है, बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं हैं जहां किसी सिद्ध मनुष्य जिसने पूर्व में वो बोध पाया है, वो अपने किसी शिष्य पे प्रसन्न होके उसको जो है कृपा कर देता है, तो अचानक उसको बोध हो जाता है। ये अद्भुत है, इसको समझना अभी थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा भी होता है। लेकिन और सारी चीज़ों को किनारे रख के आप इतना तो समझ ही लीजिए कि समाधि अद्भुत स्थिति है। मुझे भी एक जीवन में एक बार अल्प समाधि का बोध हुआ है, और वो ऐसे हुआ कि मैं अपने दरवाजे ही तख्त पे एक बार बैठ गया, और विषय था मैं हिंदी वर्णमाला को समझना चाहता था। मेरे सामने लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तिका थी और उसका वर्णमाला प्रकरण में देख रहा था। तो उसमें पाणिनि महोदय की जो अष्टाध्यायी है उसी का संक्षेप सार कुछ है कि वर्गीकरण इस तरह किया गया है और ऐसे ऐसे उच्चारण होता है। तो मैं उस उच्चारण को आत्मशोधित करने की प्रक्रिया में था, और फिर अचानक क्या हुआ कि मैं ध्यान में चला गया, गहरे ध्यान में। अब उसको ध्यान कहिए, समाधि कहिए, दोनों निकट के मुद्दे हैं। लेकिन इतना हुआ कि सुबह लगभग 8:15 बजे से लेके और शाम को 3:30 बजे तक मेरे घर के सारे सदस्य बड़े प्रयास कर लिए, लेकिन मैं वही करता रहा जो कर रहा था। और इस बीच मुझे किसी चीज़ का बोध नहीं था, न मुझे भूख लगी, न प्यास लगी, न और भी कोई पीड़ाएं आई। मुझे यहाँ तक कि मैंने जो कॉपी पे लिखा था वो मुझे याद नहीं, आज तक भी नहीं याद है कि मैंने ही लिखा है। हाँ, आत्मशोधन हुआ तो मुझे वर्णमाला का स्वरूप सही से समझ में आया और कई सारी विसंगतियां समझ में आई, और वर्णमाला पे मेरे इतने प्रश्न हैं, इतनी जिज्ञासाएं हैं कि वो आज तक समित नहीं हो पाई। तो लेकिन ये भी हुआ कि जैसे कोई बच्चा अगर ला बोल देता है, राम के बजाय लाम कहता है, तो मैं आज तुरंत कहता हूँ इसकी जीभ उठाओ, देखो इसकी जो है जीभ जो मुड़ नहीं पा रही है ठीक से, नीचे ज्यादा जुड़ी होगी। अब ये उस बोध के कारण हो पाया है। ढेर सारे ऐसे और विषय हैं, मैं वहां नहीं जाता। मूल रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्प मात्रा में मुझे भी बोध के लिए समाधि जैसी अवस्था का
अनुभव हुआ है। दूसरा, एक बाबा नागराज जी हुए हैं, ए नागराज अग्रहरि नागराज जी, उन्होंने एक मध्यस्थ दर्शन पिछले इसमें 2000 से पूर्व, मुझे लगता है 1967-68 के आसपास उन्होंने अमरकंटक वहाँ पे जो नर्मदा जी का उद्गम है वहीं के जंगलों में तपस्या करके लगभग उन्होंने साधना करी है 22-23 वर्ष। उसके उपरांत 1960 से 65 के बीच की घटना है कि वहाँ उन्हें समाधि हुई और उनको बोध प्राप्त हुआ। तो वो आप देख सकते हैं गूगल पे जाके, आप मध्यस्थ दर्शन या सह अस्तित्ववाद या जीवन विद्या, इनमें से कोई नाम डालेंगे तो बाबा नागराज जी का वो दर्शन है। और उसको आज दुनिया के लाखों लाख आईआईटियंस उसके फॉलोवर हैं जबरदस्त। तो उन्होंने भी जिस तरह चीज़ों को रखा है वो बड़ा अद्भुत है। तो उनसे मैं मिला हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बोध की प्रक्रिया भी एक है। तो ज्ञानार्जन की ये जो 5 प्रक्रियाएँ हैं, इन्हीं से मनुष्य सत्य जान सकता है। और सत्य जानकर अपने जीवन के लक्ष्य को तय करके, उद्देश्य को समझकर, और एक और बात इसमें जोड़नी रह गई है, तो जो मैंने 5 कोशों की 5 समस्याएँ, 5 जो हैं आवश्यकताएँ बोली हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय, जैसे पहले कोश की समस्या भूख है, भूख के लिए समाधान के लिए जाएँगे तो आप पोषण करेंगे। तो पोषण करते हुए अगर आपको तृप्ति बोध हो जाता है, तो तृप्ति बोध से सुख मिलता है। फिर जब आप भय की समस्या का समाधान करने के लिए संरक्षण करने जाते हैं, तो संरक्षण के करते समय आपको जब सुरक्षा बोध होता है तो सुख मिलता है। और तीसरे कोश की समस्या है भोग। भोग करते हुए जब संवर्धन की प्रक्रिया करते हैं, भोग के समाधान के लिए जब संवर्धन की प्रक्रिया करते हैं, तो जब समृद्धि बोध होता है तो सुख मिलता है। और फिर चौथे कोश में भ्रम है, भ्रम के समाधान के लिए सत्यान्वेषण करते हुए सत्य बोध मिलता है तो सुख मिलता है। और पांचवें कोश आत्मा में भटकाव है, जब सत्य बोध हो जाता है तो भटकाव खत्म होता है, और फिर सत्यानुभव करते समय जो आनंद बोध होता है वो सुख होता है। इस तरह से यही 5 मूल स्रोत हैं सुख के। और इन्हीं अगर ये सारे पांचों तय हो जाते हैं, तभी व्यक्ति निरंतर सुखपूर्वक जी सकता है। और ये तीनों में आप पांचों में आप गौर करेंगे तो हर चीज, हर सुख के आगे बोध लगा है, बोध लगा है। तृप्ति बोध, सुरक्षा बोध, समृद्धि बोध, सत्य बोध और आनंद बोध। वस्तुतः इसीलिए आप ध्यान दिए होंगे कि बहुत सारी जगह आनंद को मूल लक्ष्य कहा गया, निर्वाण को मूल लक्ष्य कहा गया, मोक्ष को कहा गया। वो इसलिए कहा गया कि जब तक उस अवस्था तक नहीं पहुंचते, तब तक आपके सुख की निरंतरता नहीं रहती। लेकिन जिस समय आप पांचवी स्थिति में पहुंच जाते हैं, पांचवा सुख मिलने लगता है, तो फिर ये सारे सुख गौड़ हो जाते हैं। वहीं से निरंतरता आती है। चाहना तो है मनुष्य की कि वो निरंतर सुखपूर्वक जिए, लेकिन जब तक वो आनंद बोध नहीं पा लेता है, तब तक निरंतर सुख नहीं हो सकता। तो ये पूरी पूरी मनुष्य की एक तरह से जीवन की परिस्थितियां हैं। अब इसमें हम अपना आकलन करें कि हम कहाँ से सुखी हैं, कहाँ पे ठहरे हुए हैं, हमें क्या क्या करना है। अभी पिछली चर्चाओं में ये निष्कर्ष निकल के आया कि साथियों ने सबसे पहले स्वास्थ्य को मुद्दा बना दिया। सच भी है, हमने पिछले बैठकों में चर्चा भी करी। एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आई कि 5 भूखें हैं। जैसे भूख की बात आती है ना, तो शरीर के को पोषण देने या जीवन को पोषण देने के लिए मूल रूप से हमें 5 भूख लगती हैं। पहले सांस की भूख है, उसको मैंने श्वसा कहा। दूसरी जल की भूख है, उसको मैंने तृषा कहा। तीसरी भोजन की भूख है, उसको मैंने क्षुधा कहा। चौथी शक्ति की भूख है, उसको मैंने क्लांति कहा, थकान। और पांचवी आकाश तत्व जो है, मूल रूप से जो ऊर्जा और अंतरिक्ष चीज है, जो आकाश या अंतरिक्ष कह लीजिए, उसको पाने के लिए निद्रा, नींद जो है वो पांचवी भूख है। ये पांचों भूख अगर पूरी हो जाती हैं तो जीवन पोषित रहता है। लेकिन स्वास्थ्य जो मुद्दा है वो इन भूखों से और भी गहरा है, और आगे की चीजें हैं। तो पिछले बैठकों में इसी पे चर्चा हो रही है। और जो साथी अभी नए जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप भी इसमें जुड़िए, अपनी जिज्ञासाएं रखिए, अपने विचार, जो असहमतियां हैं वो भी जरूर रखिए। आशा है, मैं लंबी बात हो गई, मैं समाप्त करता हूँ।
और आगे तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चर्चाएँ करेंगे ही। ये तो मूल रूप से समग्रता से उन साथियों के लिए मैंने यहाँ चर्चा कर दी कि जो अभी पूरी तरह से हम लोगों के साथ जुड़ नहीं पाए हैं, वो आएँ तो कम से कम ये हो कि उनको ये प्रारंभिक चर्चाओं में हम लोगों ने किन-किन मुद्दों पे चर्चा करी है, वो बात समझ में आ जाए। एक बार ये पूरी वैचारिकी जो हमारी है, वो स्पष्ट हो जाए कि हम करना क्या चाहते हैं, तो फिर मिल-जुल के ठोस काम भी होंगे आगे, इसमें शक नहीं है, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य तो वही है। कम से कम ना कुछ कर पाएँगे तो इतना तो कर लेंगे कि चीज़ों को समझ लेंगे और हो सके तो हमारे सामने जो भोजन की थाली आती है, वो थाली ही विष रहित हो जाए। अगर यही एक प्रयास हो जाता है और सबके सामूहिक प्रयास से हो ही जाएगा, क्योंकि संघे शक्ति कलियुगे ये कहा गया है। तो धन्यवाद, आप सभी ने इतने लंबे समय तक मुझे सुना धैर्य से और आशा है कि इस पर आप अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर देंगे। धन्यवाद।